अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऐसे लड़के की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें वो अपने ख़ानदान के साथ बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहा होता है जो कि समुद्री तूफ़ान की वजह से डूब जाता है। अब पूरे जहाज़ में सिर्फ वही एक इंसान बचता है जो कि एक बंगाल टाइगर के साथ दुनिया के सबसे गहरे समंदर में होते हैं। अब किस तरह वो अपनी मौत से लड़ता है और साबित करता है कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मूवी के शुरू में हमें काफ़ी सारे जानवर दिखाए जाते हैं जो कि एक जू में होते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जिसमें बॉलीवुड के लेजेंड इरफान खान होते हैं। इस मूवी में इरफान खान का नाम पाई पटेल होता है। पाई के पास उनके मुंह बोले चाचा फ्रांसिस, जिन्हें वो मामा जी बोलते थे, के थ्रू एक राइटर आता है और कहते हैं मुझे आपके मामा ने यहाँ भेजे और कहा है कि पाई के पास एक ऐसी स्टोरी है जिस पर बिलीव करना अनबिलीवेबल है और अगर कोई बिलीव करता है तो उसे खुदा पर पहले से ज़्यादा यकीन होगा। वो राइटर बताता है पिछले 2 साल से मेरे पास कोई ऐसी अच्छी स्टोरी नहीं थी, इसलिए आप मुझे अपनी स्टोरी सुनाएं। पाई अपनी स्टोरी शुरू करता है। वो बताते हैं कि उनके मुंह बोले मामा जी को स्विमिंग पूल का बहुत ज़्यादा शौक था। दूसरे लोग कहीं भी घूमने जाते, नई नई चीज़ें इकट्ठी करते या तस्वीरें खींचते, लेकिन उनके मामा जो पानी और स्विमिंग पूल के दीवाने थे, उन्होंने पाई का नाम एक फ्रेंच स्विमिंग पूल से मुतासिर होकर रखा। पाई बताते हैं उन्हें पिसाइन पटेल नाम मिला था, लेकिन इंडियन लैंग्वेज में उन्हें पिसिंग नाम दे दिया गया। पिसिंग का मतलब सूसू करना। जब पाई बच्चे थे तो स्कूल में दूसरे बच्चे उन्हें इसी नाम से काफी चिढ़ाते थे। इसी वजह से उन्होंने खुद को नया नाम दे दिया था जो कि था पाई। वो स्कूल में हर पीरियड में पूरे स्कूल के सामने पाई का फार्मूला एक्सप्लेन करते। शानदार एक्सप्लेन करने की वजह से अब उनका नाम पाई रखा गया। पाई और उनकी फैमिली इंडिया के पौंडीचेरी में रहती थी। पौंडीचेरी शहर का एक हिस्सा बिल्कुल कनाडा की तरह लगता था। वहाँ आधे से ज्यादा यूरोपीय लोग रहते थे, जिसकी वजह से वो हिस्सा कनाडा ही लगता था। पाई बताते हैं बचपन में उन्हें पता नहीं था कि उनका मजहब कौन सा है। चूँकि उनके वालदा हिंदू थे, पाई को सबसे पहले बुतों के बारे में पता चलता है। इसी के कुछ अरसे बाद वो मस्जिद भी जाने लगे और वहाँ उन्होंने नमाज भी सीखी। इसी तरह वो चर्च भी जाने लगा। वो सब मजहब को मानते थे। इन सब मजहब की वजह से वो खुदा से मोहब्बत करने लगा था। ये सब चीजों में पाई की माँ उसे बहुत सपोर्ट करती थी। वो कहते ये अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं और इसे जवाब मिल जाएंगे। इसी के बरक्स पाई के वालिद इन सब चीजों के लिए पाई के खिलाफ थे। वो अपने मजहब के अलावा दूसरे किसी भी मजहब को तस्लीम नहीं करते थे। इसके बाद पाई फिर से प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जो राइटर को बता रहे होते हैं कि मैंने खुदा पर यकीन करने के बाद खुदा की बनाई हुई महलूक पर यकीन आजमाने की कोशिश की। वो इससे पहले सोचता था कि जंगली जानवर हमारे अच्छे दोस्त हैं और हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक उस वक्त मिला जब वो जू के अंदर रिचर्ड पार्कर नाम के बंगाल टाइगर को अपने हाथ से गोश्त खिलाने को देता है। उसे लगा ये जानवर उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। रिचर्ड पार्कर के पास आते ही उसके बाप ने उसकी जान बचा ली और उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। पाई के वालिद उस टाइगर के पिंजरे के बाहर एक बकरी को बनवाते हैं। पाई देखता है कैसे रिचर्ड पार्कर ने बकरी पर हमला किया और उसे मार दिया। पाई के वालिद पाई को बताते हैं ये जानवर कभी भी इंसान के सके नहीं हो सकते और ये इसी तरह इंसानों को भी मार देते हैं। इसी तरह पाई की सोच बदल जाती है और अब वो 16 साल का हो चुका है। बचपन में पाई के मामा उसे इतने अच्छे से स्विमिंग सिखाते हैं, वो स्विमिंग का दीवाना होता है और इसी वजह से आने वाले वक्त में उसकी जान बचती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ पाई को एक लड़की पसंद आती जिसका नाम था आनंदी। तभी पाई के वालिद पाई को बताते हैं हम पूरी फैमिली समेत कनाडा में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था आने वाले वक्त में उन्हें ये ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो जू उनके पास था उसमें सिर्फ जानवर उनके थे, ज़मीन हुकूमत की थी। उनके वालिद बताते हैं ये सारे जानवर मैं अमेरिका में भेज दूंगा, क्योंकि वहाँ पर यहाँ से ज़्यादा कीमत में ये जानवर बिक जाएंगे और मैं वहीं पर जॉब कर लूँगा। पाई ना चाहते हुए भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते और ये कभी भी नहीं कह पाता कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। कहानी आगे बढ़ती है। पाई और उसकी फैमिली अपने जानवरों के साथ अब बहरी जहाज में सफर कर रहे होते हैं। पाई और पाई की माँ प्योर वेजिटेरियन थे, जबकि वालिद और बड़े भाई रवि नॉन वेजिटेरियन थे। जब वो मेस में खाना लेने जाते हैं तो वहाँ पर बावर्ची उनसे बदतमीजी करते हैं।
वहीं पर पाई के वालिद और उस बावर्ची में लड़ाई होती है। इसी तरह वो सब खाना खाते हैं और रात हो जाती है। इसके बाद पाई अपने जानवरों के पास जाता है और वो देखते हैं उसके वालिद जानवरों को नींद की दवाई दे रहे हैं। पाई के वालिद बताते हैं समुद्री सफर जानवरों के लिए बहुत मुश्किल होता है। जानवर इस सफर को ज्यादा नहीं झेल पाते और उल्टियाँ कर देते हैं, और हम हरगिज ये नहीं चाहेंगे सारे सफर में हम इनकी उल्टियाँ ही साफ करते रहे। पाई उस राइटर को बताते हैं उस वक्त हम मरीना ट्रेंच के अंदर, ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन था जो कि दुनिया का सबसे गहरा समुंदर है। पाई उस राइटर को बताते हैं एक रात ऐसी थी जहां सब लोग सो रहे थे लेकिन उसके आसपास बहुत शोर था। पाई अपनी नींद से जागकर उस जहाज की सबसे ऊपरी मंजिल में चले जाते हैं। वहां पर बहुत तेज तूफान चल रहा था, साथ ही बहुत तेज बारिश भी चल रही थी। पाई कुछ वक्त तक इस सब को एंजॉय करता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो देखता है पानी की बड़ी बड़ी लहरें उस जहाज पर पड़ रही हैं। उसे अपनी फैमिली का ख्याल आता है। वो जहाज के सबसे नीचे वाले हिस्से में पहुंचता है जहाँ उसकी फैमिली सो रही, लेकिन नीचे जाने के बाद सब जगह पानी भर चुका था। पाई अपनी सांस को ज्यादा देर तक रोक ना सका और वापस ऊपर आ जाता है और अपनी फैमिली को नहीं बचा पाता। वो ऊपर आकर बाकी लोगों को मिलता है और कहता है मेरी फैमिली को बचा लीजिए, वो अभी तक नीचे हैं। इस जहाज के सारे लोग जो अभी तक जिंदा हैं अपने लिए एक लाइफ बोट को निकालते हैं। वो लोग पाई को कहते हैं इस लाइफ बोट में बैठो और यहाँ से निकलो, जो बचेगा उन्हें बचा लिया जाएगा। पाई अपनी फैमिली को बचाए बगैर इस लाइफ बोट में बैठना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ लोग पाई को इसमें धक्का दे देते हैं। एक आदमी इस लाइफ बोट को रस्सी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतार रहा था। इतने में ऊपर से एक ज़ेब्रा इस लाइफ बोट में छलांग मारता है, जिस वजह से रस्सी खींचने वाला आदमी समंदर में गिर जाता है और लाइफ बोट भी अब जहाज से अलग हो जाती है। तूफान बहुत तेज होता है, समंदर की भरी और तेज तेज लहरें बोट को जहाज से बहुत दूर ले जाती है। तभी पाई देखता है कि समंदर में और भी कोई तैर रहा है। वो समझता है वो कोई इंसान है। पाई उसे बचाने के लिए एक ट्यूब को फेंकता है ताकि उसे बचा सके। जब वो चीज पाई के पास आती है वो देखता है कि वो और कोई नहीं, वो ही रिचर्ड पार्कर है जो उसके जू में था। पाई बहुत कोशिश करता है वो बोट पर ना आए, लेकिन बड़ी बड़ी लहरों की वजह से वो बोट पर आ जाता है। उसके आते ही पाई पानी में छलांग मार देता है और फिर से उस जहाज की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कैसे वो रोशन जहाज उसकी फैमिली को लेकर डूब रहा है। पाई के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। वो फिर से बहुत मुश्किल से उस बोट पर चढ़ जाता है और देखता है उस बोर्ड में सिर्फ ज़ेब्रा है, रिचर्ड पार्कर नहीं है। इसी तरह रात गुजर जाती है। अगली सुबह तूफान थम जाता है और इस बोर्ड में पानी भर चुका है जिसे पाई बाल्टी से निकाल रहा होता है। इतने में अंदर से एक लकड़बग्गा बाहर आता है जो छुपा होता है। दरअसल वो बोर्ड आदि एक मजबूत कपड़े से डंपी होती है। वो उसके नीचे से निकल रहा है। अभी तक वो अच्छी तरह एक्टिव नहीं होता क्योंकि रात को पाई के वालिद ने सब जानवरों को नींद की दवाई दी थी। इतने में वहाँ एक चिंपैंजी आता है जो केलों के गड्ढे पर बैठा होता है। पाई उसे अपनी तरफ आने का इशारा करता है। अब बोर्ड पर 4 लोग होते हैं, पाई, ज़ेब्रा, लकड़बग्गा और चिंपैंजी। बोर्ड में पाई और चिंपैंजी के खाने के लिए होता है, लेकिन लकड़बग्गा और ज़ेब्रे के लिए नहीं होता। रात को लकड़बग्गा ज़ेब्रे को मार देता है। पाई ज़ेब्रे को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। अगली सुबह पाई को दिखाया जाता है उसकी हालत बहुत ख़राब होती है क्योंकि वो 3 दिन से सोया नहीं होता। वो बोर्ड के साथ लगी लंबी सी लकड़ी के ऊपर बैठा होता है और जब भी वो सोने की कोशिश करता है वो पानी में गिर जाता है। अब पाई चिंपैंजी को देखता है, उसे ख्याल आता है कि बोर्ड में कोई इमरजेंसी सामान होगा। उसे वहाँ एक बैग मिलता है जिसमें एहतियाती तदबीर वाली किताब मिलती है जिसकी मदद से वो अपने लिए पानी में तैरने के लिए सामान बनाता है। इतने में लकड़बग्गा फिर से बाहर आ जाता है और चिंपैंजी से लड़ने लगता है और उसे मार भी देता है। अब वो पाई पर हमला करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रिचर्ड पार्कर 3 दिन से इसी बोर्ड में छुपा हुआ होता है। वो उसी वक्त बाहर आता है और लकड़बग्गे को मार देता है। इसके बाद पाई पर हमला करता है, तभी पाई पानी में कूद जाता है और अपनी बनाई हुई छोटी बोट पर चढ़ जाता है। इसी तरह वक्त गुजरने के बाद रिचर्ड पार्कर फिर से सो जाता है। पाई ताफी बोर्ड के पास आता है और वही बैग उठाता है। वो देखता है यहाँ पर पीने के लिए साफ पानी और खाने के लिए भी कुछ है। पाई पहले पानी पीता है फिर कुछ खाता है। इतने में रिचर्ड पार्कर फिर से उस पर हमला करने लगता है। रिचर्ड पार्कर उस कपड़े के ऊपर नहीं चढ़ पाता क्योंकि उसके बड़े बड़े नाखून उसमें फंस रहे होते हैं। रिचर्ड पार्कर चूंकि अब बहुत भूखा था इसलिए फिर से वो पाई पर हमला करता है। पाई फिर से अपनी बनाई हुई बोट पर चढ़ता है और बहुत मुश्किल से बोट से अलग होता है। इसी तरह रात होने के बाद फिर से सुबह हो जाती है। अब पाई के पास कागज़ होता है, वो उस पर अपना नाम और सब कुछ कि वो कैसे इस समंदर में जंगली जानवर के साथ है और रास्ता भी नहीं जानता, ये लेकर पानी वाले कैन में डालकर बहुत दूर फेंकता है। अब वो फिर से बोट के पास जाता है और रिचर्ड पार्कर को देखकर वापस आ जाए और बैग में एहतियाती तदबीर वाली किताब निकालता है जिस पर नक्शा भी बना होता है। चूँकि पाई को पढ़ना नहीं आता, पाई इस किताब में सब कुछ पढ़ता है कि कैसे समंदर में
پھنسنے پر رہنا چاہیے، اپنا وقت کیسے اور کس کام میں خرچ کرنا ہے اور کیا کھانا پینا ہے۔ پائی اپنا ایک ایک دن گن رہا ہوتا ہے، وہ سب جان جاتا ہے کہ کیسے کسی جنگلی جانور کے ساتھ سمندر میں سفر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پائی ہمت کر کے بورڈ کے پاس جاتا ہے اور رچرڈ پارکر کو سمجھاتا ہے کہ وہ حصہ تمہارا ہے اور یہ میرا ہے۔ اس سب سے کچھ نہیں ہوتا چونکہ رچرڈ پارکر بہت بھوکا ہوتا ہے، وہ اس پر پھر سے حملہ کرتا ہے اور پائی پھر سے واپس اپنی بورڈ پر چلا جاتا ہے۔ پائی اپنی ایک ایک بات اپنی کاپی پر لکھ رہا تھا۔ وہ رچرڈ پارکر کے لیے مچھلی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اتنے میں رچرڈ پارکر خود ہی پانی میں کود جاتا ہے تاکہ مچھلی پکڑ سکے۔ مچھلی نہ ملنے پر وہ پائی کی طرف آتا ہے۔ پائی اپنی جان بچانے کے لیے بڑی بورڈ میں چڑھ جاتا ہے اور اپنی چھوٹی بورڈ بھی اوپر کھینچ لیتا ہے اور سامان والی جگہ سے ایک کلہاڑا نکالتا ہے اور رچرڈ پارکر کو مارنے لگتا ہے، لیکن اسے اس پر ترس آ جاتا ہے اور کسی طرح کر کے وہ رچرڈ پارکر کو پھر سے بورڈ پر چڑھا لیتا ہے اور خود چھوٹی بورڈ میں چلا جاتا ہے۔ اگلی صبح وہ ایک بڑی مچھلی کا شکار کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مار دیتا ہے اور رچرڈ پارکر کو دے دیتا ہے۔ رات کو پانی چمک رہا ہوتا ہے جس پر پائی ہاتھ مارنے لگتا ہے، اتنے میں ہی نیچے سے ایک بڑی ویل مچھلی اوپر آتی ہے جس کی وجہ سے چھوٹی بورڈ پر پڑا سارا کھانے پینے کا سامان پانی میں گر جاتا ہے۔ اگلی صبح پائی بورڈ پر چڑھتا ہے، اتنے میں ہی اڑنے والی مچھلی آ کر اس کے منہ پر لگتی ہے جسے پائی اٹھا کر رچرڈ پارکر کی طرف پھینکتا ہے، لیکن وہ اڑ کر سمندر کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سے اڑنے والی مچھلیاں ان کی بورڈ پر آ جاتی ہیں۔ ایک بڑی مچھلی آتی ہے جسے پائی رچرڈ پارک سے چھین کر خود کھاتا ہے، چونکہ وہ کسی قسم کا گوشت نہیں کھاتا تھا، مجبوراً اسے بھوک کی وجہ سے مچھلی کھانی پڑتی ہے۔ اسی طرح اگلی صبح ہوتی ہے، پائی رچرڈ پارک کو ٹرین کرنے لگتا ہے۔ پائی اسے ایک چھڑی سے بیٹھنے کو کہتا ہے اور مچھلی کے گوشت کا ٹکڑا دیتا ہے، اسی طرح وہ اسے کافی حد تک ٹرین کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد پائی کو ایک بحری جہاز نظر آتا ہے جس پر پائی فلیئر گن اور سموک استعمال کرتا ہے تاکہ وہ پائی کی مدد کر سکے، لیکن وہ چلے جاتے ہیں اور رات ہو جاتی ہے اور پھر سے پورا دن گزر جاتا ہے اور رات ہوتی ہے۔ پائی سمندر کے پانی کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں اسے اپنے وہ سارے جانور، ماں اور ڈوبتا ہوا جہاز نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اسے خیال آ رہا ہے۔ اگلی صبح پائی کو کاپی پر لکھتے دکھایا جاتا ہے کہ اس کی پینسل بالکل ختم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ لکھ رہا ہے۔ اتنے میں وہاں بہت بڑا طوفان آتا ہے جس کی وجہ سے پائی کی کتاب پانی میں گر جاتی ہے، جس پر پائی اونچا اونچا کہتا ہے، اے خدا، میں نے اپنا خاندان کھو دیا، سب کچھ کھو دیا، اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اسی طرح پائی اور رچرڈ پارکر ایک ہی جگہ رات گزارتے ہیں۔ گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ہی بہت کمزور ہو چکے تھے۔ پائی رچرڈ پارکر کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور اس کا سر اپنی گود پر رکھتا ہے اور کہتا ہے، ہم مر رہے ہیں، ایم سوری، اور دونوں اپنی آخری سانس گن رہے ہوتے ہیں۔ اگلی صبح پائی کی آنکھ کھلتی ہے، وہ ایک جزیرے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پائی اس زمین پر لگی سبزی کو کھاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اس جزیرے میں ہر طرف نوعیلے قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ وہاں پائی میٹھے پانی والے چشمے میں پانی پیتا اور نہاتا ہے۔ دوسری طرف رچرڈ پارکر بھی اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ رات ہونے پر پائی اپنا بستر درخت پر بناتا ہے، اتنے میں سب جانور دوڑ کر درختوں پر چڑھ جاتے ہیں اور رچرڈ پارکر بھی اپنی بورڈ میں بھاگ جاتا ہے۔ رات کو پائی کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے اس میٹھے پانی والے چشمے میں کسی قسم کا زہریلا ایسڈ بن رہا ہے جس وجہ سے اس میں موجود تمام مچھلیاں مر رہی ہیں۔ پائی اپنے پاس ہی لگے ایک پھل کو اتارتا ہے جس میں انسانی دانت ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر سے پریزنٹ ٹائم میں آتے ہیں اور رائٹر کو بتاتے ہیں وہ آدمخور جزیرہ تھا جس میں دن کے وقت پانی میٹھا اور رات کو ایسڈ بن جاتا تھا۔ اگلے دن پائی اپنی بوٹ کو تیار کرتا ہے جس میں اپنے لیے سبزی اور رچرڈ پارکر کے لیے وہ جانور رکھ لیتا ہے۔ اب پائی رچرڈ پارکر کو سیٹی مار کر بلاتا ہے اور وہ آ جاتا ہے۔ پائی پھر سے پریزنٹ ٹائم میں آتا ہے اور رائٹر کو بتاتا ہے اگر مجھے وہ دانت نہ ملتا تو میں وہیں رہ جاتا اور مر جاتا، اور اگر میں جزیرے میں نہ جاتا تب بھی مر جاتا۔ پائی کہتا ہے مجھے لگا خدا مجھے بلا چکا ہے، لیکن وہ میرے ساتھ تھا، مجھے لگ رہا تھا اسے میرے دکھ درد کی پرواہ نہیں، تب بھی وہ میرے ساتھ تھا اور میرے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ اس نے مجھے آرام دیا اور مجھے اپنا سفر جاری رکھنے کو کہا۔ اگلے سین میں بہت دنوں بعد وہ موکسیکو کے کنارے پہنچتے ہیں۔ پائی کی طاقت بالکل ختم ہو چکی تھی، وہ زمین پر پہنچ کر ریت پر گر جاتا ہے اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوتا ہے۔ تب ہی رچرڈ پارکر لائف بوٹ سے آخری دفعہ نیچے اترتا ہے اور لمبی سی انگڑائی لیتا ہے اور جنگل کی طرف جانے لگتا ہے۔ آگے جا کر رک جاتا ہے۔ پائی جو کہ بالکل تھک چکا تھا اوپر ہو کر دیکھتا ہے کہ ابھی رچرڈ پارکر اسے گڈ بائے کہے گا، مڑ کر دیکھے گا
गुर्राए गا। पाई प्रेजेंट टाइम में कहता है वो मेरा खूनखार साथी जिसने मुझे ज़िंदा रहने की हिम्मत दी, वजह बना ज़िंदा रहने की, मुझसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गया। कुछ घंटों बाद कुछ लोग पाई की तरफ आते हैं और उसे उठाकर जाने लगते हैं, लेकिन पाई उस जंगल की तरफ देखकर बच्चों की तरह रो रहा था, क्योंकि इतने दिन का सफ़र, उस जानवर की बेवफाई, वो जानवर उसे इतनी बेरुखी से छोड़ गया। पाई का दिल टूट जाता है। इसके बाद पाई फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है और कहता है शायद रिचर्ड पार्क ने मुझे कभी दोस्त नहीं समझा, इतने दिन का साथ होने के बावजूद मुझे मुड़ कर नहीं देखा। पाई कहता है भले ही मैं साबित ना कर पाऊँ, लेकिन रिचर्ड पार्क की आंखों में मेरे लिए मोहब्बत और बहुत कुछ था। पाई कहता है मैंने अपनी फैमिली खोई, जू खोया, आनंदी को खोया, किसी को भी गुड बाय नहीं कह पाया। शायद इसी का नाम जिंदगी है। सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब आपको किसी को अलविदा करने का मौका ना मिले। पाई ये सब बातें करते करते बहुत इमोशनल हो जाता है। राइटर उन्हें देखकर पहले तो खामोश रहता है और कहता है मुझे तो कुछ तीर पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा। पाई बताते हैं जहाज डूबने के बाद मैं ही अकेला बचा था, इसलिए जापानीज कंपनी के 2 लोग मुझसे मिलने आते हैं। वो लाइफ इंश्योरेंस वाले थे। वो जहाज किस तरह डूबा मालूम करना चाहते। पाई ने अस्पताल की कापी अभी तक संभाल कर रखी होती है, अलमारी से निकाल कर राइटर को देते हैं। पाई बताते हैं वो दोनों मेरी कहानी पर यकीन नहीं कर रहे थे, इसलिए उनसे जान छुड़वाने के लिए मैंने मन गाड़ कहानी सुनाई, जिसमें रिचर्ड पार्कर और दूसरे जानवर नहीं थे बल्कि चंद लोग थे। उस कहानी को सुनकर वो लोग मुझे गुड बाय कहते हैं और चले जाते हैं। अब पाई राइटर को कहता है तुम बताओ तुम्हें कौन सी कहानी अच्छी लगी, जिसमें शेर था वो वाली या बगैर शेर वाली। जिस पर राइटर शेर वाली कहानी कहता है और कहता है क्या मैं ये कहानी लिख सकता हूँ, जिस पर पाई हाँ करते हैं। इतने में पाई की फैमिली, बीवी और बच्चे आ जाते हैं, जिस पर राइटर कहता है आखिरकार इस कहानी में हैप्पी एंडिंग हो ही गया। कहते हैं आप हमारे साथ खाना खा सकते हैं, मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है। और इसी के साथ हमारी कहानी आता। और अब रात के 3 बज रहे हैं। जो बंदा कहानी के आखिर तक हमारे साथ आया है प्लीज़ एक दफ़ा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।